नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग पर। भारतीय संविधान और राजव्यवस्था की कक्षाओं में हम अब तक भारतीय संविधान का अध्ययन करते आ रहे हैं और इस वक्त हम अध्ययन कर रहे हैं संघ कार्यकारिणी का। और पिछली कक्षा के अंदर हमने अध्ययन किया था भारत की कार्यपालिका के सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में, और आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति पद के बारे में, इसके अलावा महान्यायवादी और साथ ही भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक मतलब कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। शुरुआत करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति से। अब शुरुआत में ही बता दूं कि जिस तरह से हमने राष्ट्रपति जी का एक गहन अध्ययन किया था और बहुत सारी शक्तियां उनके पद के साथ समाहित की गई हैं, इतने बड़े आधार पर कोई शक्तियां उपराष्ट्रपति पद को नहीं दी गई हैं। तो खासकर प्रारंभिकी परीक्षा में कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं उपराष्ट्रपति पद के बारे में, तो हम उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे और फिर एक समायोजित तरीके से कोशिश करेंगे उपराष्ट्रपति पद को समझने के लिए। अब अगर उपराष्ट्रपति पद की बात करें तो राष्ट्रपति के बाद देश में दूसरा सर्वोच्च कार्यालय है, और यह भी याद रखें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो पद वहां पर है उसी पर आधारित है। मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पद पर आधारित है, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि जो उपराष्ट्रपति की शक्तियां अमेरिका के अंदर हैं वो भारत के अंदर भी होंगी। हाँ, उससे आधारित होकर प्रेरित होकर हमने यह पद बनाया है। अब आगे अगर चुनाव की बात करें और हमें अगर राष्ट्रपति पद का चुनाव याद है तो यहाँ पर कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती है। भारत में उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है वह गुप्त मतदान द्वारा, निर्वाचक मंडल के द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और साथ ही एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया जाता है। अब यदि इन सारे शब्द युग्मों को लेकर आपको कोई संशय है तो फिर आपको राष्ट्रपति जिस कक्षा में हमने पढ़े थे उस कक्षा पे वापस जाना पड़ेगा, और वहां पर हमने गंभीर रूप से डिटेल्ड रूप से इसका अध्ययन किया था। वहां पर ये शब्द सारे के सारे शब्द युग्म आपको अच्छी तरह से पता चल जाएंगे। तो वही सारी प्रणाली जो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में प्रयुक्त की जाती है वही प्रणाली यहां पर प्रयुक्त की गई है। लेकिन हाँ, निर्वाचन मंडल अलग है। तो देखते हैं निर्वाचन मंडल क्या है, या कौन लोग जिनको मताधिकार है जो उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन में मत डाल सकते हैं। तो याद रखें यहां पर निर्वाचन मंडल का सीधा मतलब है संसद के सभी सदस्य, मतलब वो चाहे निर्वाचित सदस्य हैं चाहे नामांकित सदस्य हैं। जो भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन में अपना मत डालते हैं। लेकिन यहां पर याद रखें मनोनीत सदस्य भी, जो नामांकित सदस्य हैं राज्यसभा के 12, वो भी हिस्सा लेंगे। लेकिन यह याद रखें राज्य के विधान मंडलों की कोई भूमिका नहीं होती है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के अंदर। अब अगर हम इसकी तुलना करें राष्ट्रपति पद के निर्वाचन मंडल से तो याद रखें वहां पर लोकसभा और राज्यसभा के नामांकित सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं, बल्कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। तो अगर राष्ट्रपति पद का निर्वाचन मंडल देखें तो निर्वाचित सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के, इसी के साथ निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के, और निर्वाचित सदस्य दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के। तो ये 3 बिंदु हैं जो मिलकर बनाते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। इसके सापेक्ष में यदि हम उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल देखें तो संसद के सभी सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य होंगे, चाहे वो नामांकित हैं चाहे वो चयनित हैं। आगे चलते हैं और समझते हैं कि उपराष्ट्रपति पद हेतु अर्हताएं क्या हैं। अगर आपको साधारण तौर पर याद रखना है तो याद रखें जो भी अर्हताएं राष्ट्रपति पद के लिए हैं कमोबेश वही अर्हताएं उपराष्ट्रपति पद के लिए भी हैं, बस 2 अर्हताओं का थोड़ा फर्क होगा। पर फिर भी देख लेते हैं क्या क्या। भारत का नागरिक होना जरूरी है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, और इसी के साथ राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो भी अर्हताएं हैं वह होनी चाहिए उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए भी। अब फर्क क्या है, जब हमने राष्ट्रपति पद की अर्हताएं देखी थी तो उसमें देखा था कि राष्ट्रपति जो भी व्यक्ति निर्वाचित होना चाहता है उसके पास लोकसभा में चयनित होने के लिए सारी अर्हताएं होनी चाहिए। यहां पर लोकसभा ना करके राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो अर्हताएं हैं वो होनी चाहिए उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल लोगों के लिए। अब इसका फर्क हम आगे देखेंगे, क्योंकि जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं यही राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह व्यक्ति पदेन तौर पर जो हमारी राज्यसभा है उसके सभापति के तौर पर भी काम करेंगे। तो इसीलिए
जो यहाँ पर अर्हता दी गई है वो राज्यसभा में चयनित होने के लिए दी गई है। इसके अलावा संघ सरकार अथवा किसी भी राज्य या केंद्र के प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। जैसे हमने बात की थी कि लाभ का पद, यह तो हम ये मानकर चलेंगे और ये है भी सत्य कि पंचायत से लेके राष्ट्रपति तक के चुनाव में लाभ के पद पर व्यक्ति को नहीं होना है, सरकारी नौकरी पे नहीं होना चाहिए। इसी के साथ राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो हम बात कर रहे थे कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए, तो जब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। अब ये अनुमोदक और प्रस्तावक कौन है? ये निर्वाचन मंडल के ही सदस्य हैं। तो जब तक इनके नामांकन पत्र पर 20 निर्वाचन मंडल के सदस्य प्रस्तावक के तौर पर और अलग से 20 अनुमोदक के तौर पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तब तक इनके नामांकन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसकी स्वीकृति नहीं दी जाएगी। और साथ ही 15,000 रुपए की धनराशि को जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा भारतीय रिजर्व बैंक के पास, भारतीय स्टेट बैंक के पास नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक के पास। आगे चलते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 67 में दिए गए निष्कासन की प्रणाली को। यदि उपराष्ट्रपति जी को इनके पद से हटाना है तो फिर किस प्रकार की प्रणाली प्रयुक्त की गई है। अब इसमें यह याद रखेंगे, एक तो जैसे कि महाभियोग एक लंबी प्रक्रिया है, गहन प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, उस तरह की प्रक्रिया यहां पर नहीं रखी गई है। लेकिन फिर भी जो उपराष्ट्रपति हैं यह संसद के दोनों सदनों द्वारा ही निष्कासित किए जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम आधार की बात करें तो जैसे राष्ट्रपति जी के साथ ये शर्त थी कि संविधान के उल्लंघन पर उनको पद से हटा दिया जाएगा। संविधान किसी प्रकार के आधार का उल्लेख उपराष्ट्रपति पद से हटाने के लिए नहीं करता है, तो कोई आधार संविधान में दिया नहीं गया है। इसके लिए प्रणाली या प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रिया यह है कि राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया जाएगा। इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास दो सदन है, एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। अब राज्यसभा में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। यह याद रहे कि उपराष्ट्रपति जी को पद से हटाने के लिए यह जो प्रस्ताव है यह सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से ही शुरू किया जा सकता है, यह कभी भी लोकसभा से शुरू नहीं किया जाएगा। इसके उलट राष्ट्रपति जी का आपको प्रस्ताव याद होगा, वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी शुरू हो सकता है। इसको राज्यसभा में लाने के बाद अब राज्यसभा में जितने भी तत्कालीन सदस्य हैं उनके बहुमत से इसको पारित करना होगा। जैसे ही राज्यसभा में तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से यह पास हो जाता है, उसके बाद इसको भेजा जाएगा लोकसभा में। और लोकसभा में यदि यह साधारण बहुमत से भी पास हो जाता है, साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो फिर उसके बाद में उपराष्ट्रपति जी को उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो मुख्य बिंदु क्या है? एक तो आधार नहीं दिया गया कि किस आधार पर उपराष्ट्रपति जी को पद से हटाया जा सकता है। दूसरा, इनको हटाने का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से शुरू हो सकता है और राज्यसभा में तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा। यदि यह तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है तो अब जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा में सिर्फ साधारण बहुमत से यह पास हो जाता है तो उपराष्ट्रपति जी को उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में अलग अलग बहुमत से इसको पास किया जा रहा है। आगे चलते हैं और उपराष्ट्रपति जी की कर्तव्य और शक्तियों को समझ लेते हैं। और इसमें हमें कोई लंबा चौड़ा अध्ययन नहीं करना है, हमारी परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमें बस दो बातें समझनी है। तो जो उपराष्ट्रपति जी की हम बात कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति जी की शक्तियों और कर्तव्यों में दो ही शक्तियां हैं, एक राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर और दूसरा राष्ट्रपति कार्यालय में रिक्ति के मामले में कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर। तो पहला जो इनकी जिम्मेवारी आती है शक्ति एवं कर्तव्य के तौर पर, राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर, मतलब जो भी भारत के राष्ट्रपति होंगे उसी व्यक्ति को राज्यसभा में सभापति का पद भी दे दिया जाएगा। इसीलिए जो हमारे आज के उपराष्ट्रपति जी हैं श्री जगदीप धनखड़ साहब, ये आपको बाकी जगहों पर कम और राज्यसभा में ही ज्यादा दिखाई देते हैं। जब भी कभी हम देखते हैं कि सामाजिक तौर पर या फिर अपनी शक्तियों के निर्वहन के तौर पर राष्ट्रपति कहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये आपको राज्यसभा को संचालित करते ही दिखाई देंगे। और इसी के साथ वैसे तो 5 साल इसी काम में गुजर जाएंगे जो इनका कार्यकाल है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज रखी गई है कि जब भी राष्ट्रपति कार्यालय में आकस्मिक रिक्त हो जाए, किस प्रकार से हो सकता है? मान लीजिए राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटा दिया गया है,
और भगवान ना करे राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो गई है या उन्होंने किसी भी कारण से इस्तीफा दे दिया है, तो इन सब मामलों में अगर रिक्ति हो जाती है तो फिर उपराष्ट्रपति जी कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। सबसे पहले हमें याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे। ऐसा अमेरिका में होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ये सिर्फ कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, मतलब जब तक अगले राष्ट्रपति चुनकर अपने पद को ग्रहण नहीं करते हैं तब तक उपराष्ट्रपति जी कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करेंगे। और जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम कर रहे होंगे तो राष्ट्रपति को मिलने वाली सभी शक्तियां और सभी कर्तव्य इनमें निहित कर दिए जाएंगे। जैसे हमने राष्ट्रपति के सारे काम देखे थे, वो चाहे बिलों को एक्ट में बदलना हो अपनी संतुति देकर, या फिर अध्यादेश को जारी करना हो, संसद के सत्र को बुलाना हो, जितनी भी ऐसी शक्तियां थी वो सब कार्यवाहक राष्ट्रपति जी कर रहे होंगे। और यह भी याद रखें, एक परीक्षा में पूछा गया था सवाल के, प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं, कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कितना टाइम काम कर सकते हैं। मतलब फिर उसमें डाल दिया गया कि 3 महीने 6 महीने, इस तरह के कथन उसमें थे। अब याद रखें, हम यूं सोच लेते हैं कि देखिए वैसे भी जितने भी निर्वाचन हैं उनके ऊपर 6 महीने की शर्त है कि यदि किसी निर्वाचित संस्था का वक्त खत्म हो जाए या फिर वो पूर्वकालिक ही वो अंत हो जाए उसका, तो फिर क्या करना होता है, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराने होते हैं। तो हमें लगेगा यहां पर भी 6 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे, परंतु जो संविधान में लिखा गया है वो यह है कि जब तक नए चुने राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं करते हैं तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। तो इस तरह के कथनों से हमें प्रारंभिकी में सावधान रहना है। और इसके अलावा कोई लंबा चौड़ा काम उपराष्ट्रपति जी को संविधान में नहीं सौंपा गया है। आगे चलते हैं और समझते हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में। तो हाल फिलहाल आर वेंकटरमणी साहब को भारत के महान्यायवादी पद पर तैनात भी किया गया है और देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी के तौर पर इस पद की स्थापना की गई है। याद रखें, भारत के कानून मंत्री हैं तो वो सर्वोच्च विधि अधिकारी नहीं हो सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, तो भाई वो न्यायाधीश हैं, उनको भी हम अधिकारी नहीं कहेंगे। तो भारत में जो सर्वोच्च विधि अधिकारी है, सर्वोच्च कानून के अधिकारी हैं, वो भारत के महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी, तो चयनित नहीं है, नियुक्ति है। और साथ ही जो अर्हताएं इनके पास होनी चाहिए वो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता। मतलब जो भी योग्यताएं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए चाहिए वही भारत के न्यायवादी महान्यायवादी पद के लिए भी चाहिए। अब दूसरे शब्दों में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं उनकी क्या अर्हताएं हैं, तो याद रखें, हालांकि हम आगे सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे तब भी हम इसको कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक तो भारत का नागरिक होना जरूरी है और इसी के साथ भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में, भारत के किसी राज्य के किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल वो न्यायाधीश रहे हों। इसके अलावा भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में, कम से कम उच्च न्यायालय में 10 साल वकील के तौर पर काम कर चुके हों, या फिर राष्ट्रपति जी की निगाह में वो कोई बहुत ऊंची उपलब्धि वाले कानून के ज्ञाता हों, तो उनको भी भारत के महान्यायवादी पद पर तैनात किया जा सकता है। अब इससे हमें अंदाजा हो गया है कि चाहे राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, परंतु यह कोई आम ऐसे ही किसी को अपनी मर्जी से नहीं नियुक्त कर देंगे। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की जो अर्हताएं हैं वही इनके ऊपर लागू होती हैं। तो पढ़े लिखे और काफी कानून की जानकारी वाले व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। इसके आगे बात करें तो कार्यकाल इनका तय नहीं है और खासकर बात की गई है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही यह पद पर बने रहेंगे। मतलब जैसे हम और व्यवस्थाओं की बात करें तो 5 साल या 65 साल, 6 साल या 65 साल, इस तरह की कोई भी कथन के प्रयुक्ति यहाँ पर नहीं की गई है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब यह है कि जब तक राष्ट्रपति जी महान्यायवादी के काम से खुश हैं तब तक यह पद पर बने रहेंगे, और यदि इनके काम से संतुष्ट नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो राष्ट्रपति जी किसी भी वक्त सिंपल एक आदेश से महान्यायवादी जी को उनके पद से हटा सकते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में एक लंबी प्रक्रिया हमने देखी है, भारत के संसद के सदनों से होती हुई वो प्रक्रिया देखी है, ऐसी कोई प्रक्रिया यहाँ पर नहीं रखी गई है और सिर्फ राष्ट्रपति जी के एक आदेश द्वारा किसी भी वक्त बिना कोई कारण बताए भी इनको पद से हटाया
जा सकता है। अब यह जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत की बात यहाँ पर की गई है, यह संविधान में हमें कुछ और पदों के साथ भी मिलती है। जैसे हम राज्य के राज्यपालों का जब अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे किसी भी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बने रह सकते हैं। तो क्या यह जो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत है, यह राष्ट्रपति के स्वयं विवेक पर लिया गया एक निर्णय है? क्या राष्ट्रपति की खुशी उनकी अपनी खुशी है? ऐसा नहीं है। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। तो अगर असल में हम देखें, देखिए प्रारंभिकी में अगर आपसे पूछा जा रहा है कि किसके प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे, वो राष्ट्रपति जी ही हमारा जवाब होगा। परंतु अगर हम सच्चाई में देखें कि असल में यह निर्णय ले कौन रहा है, तो यह केंद्र सरकार का निर्णय होता है। यह राष्ट्रपति जी के स्वयं विवेक पर आधारित निर्णय नहीं होता है। इसके आगे देखें तो कोई पारिश्रमिक भी तय नहीं है। संविधान में कोई पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है। असल तौर पे होता यह है कि जब भी महान्यायवादी जी की नियुक्ति की जाती है तो इसी के साथ भारत सरकार एक अनुबंध करती है महान्यायवादी के साथ में। अब उसी में एक तो समय भी बताया होता है। जैसे मैं अगर आज की बात करूं तो आम तौर पे इस अनुबंध में 3 साल के कार्यकाल का जिक्र किया होता है। जैसे इनसे पहले के वेणुगोपाल साहब थे या उनसे पहले मुकुल रोहतगी साहब थे, तो उनको 3-3 साल का अनुबंध दिया गया था। और इसी अनुबंध में अक्सर जो पारिश्रमिक है वो भी तय कर दिया जाता है। तो 2 चीजें याद रखेंगे, एक जो कार्यकाल है यह संविधान में नहीं बताया गया, और साथ ही जो पारिश्रमिक है यह भी संविधान में नहीं बताया गया है। ज्यादातर अगर हम देखें कि आजकल की क्या व्यवस्था है, उसमें अनुबंध में ही ये चीजें दर्ज की जाती हैं। आगे चलते हैं और समझते हैं शक्तियां एवं कर्तव्य। ठीक है, हम बिंदुओं पे ध्यान दे लेंगे, लेकिन हम आम तौर पे समझ लें तो जो मुख्य तौर पर काम है भारत में महान्यायवादी का, ये केंद्र की सरकार के वकील के तौर पर काम करते हैं। जैसे हम देखते हैं आज के दौर में बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो आम तौर पर इनके खिलाफ जो केस हैं वो दर्ज होते रहते हैं। ये कंपनियां भी किसी न किसी विरुद्ध केस करती रहती हैं। तो ऐसे में ज्यादातर कंपनियां, आपने सुना होगा कि अपने वकील का एक दस्ता तैयार रखती हैं, जिसको लीगल सेल बोल देते हैं, कि भाई हम पर कभी भी केस हो तो आप हमारा केस लड़ने जाएंगे, और अगर हमें किसी पे केस करना हो तो आप भी हमारा केस लड़ेंगे। एक ही बार में काम किसी को सौंप दिया जाता है। अब यहां पर हम बात करें तो भारत सरकार ने अपने वकील के तौर पर नियुक्त किया होता है महान्यायवादी को, परंतु यह बहुत ही सामान्य और बहुत ही छोटे तौर का हम समझ सकते हैं कि एक स्पष्टीकरण है, क्योंकि महान्यायवादी का जो कर्तव्य है वो इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, इनकी शक्तियां भी कहीं ज्यादा हो सकती हैं। ये सामान्य तौर पे समझने के लिए सही है, क्योंकि जो आम तौर पर कार्यक्षेत्र है वो ज्यादातर इसी तरह का कार्यक्षेत्र होता है कि भारत सरकार पर यदि किसी ने भी केस किया तो भारत सरकार का बचाव करने के लिए महान्यायवादी जाएंगे, और यदि भारत सरकार ने किसी के ऊपर केस किया है तो फिर महान्यायवादी उस केस में भारत सरकार का पक्ष रखेंगे। इसकी वजह से भारत के किसी भी न्यायालय में खड़े होकर भारत सरकार का प्रतिनिधि करने का हक भारत के महान्यायवादी को दिया जाता है। तो आमतौर पर हम देखेंगे कि भारत सरकार का केस लड़ने का काम महान्यायवादी करते हैं, परंतु जैसे मैंने कहा यह बहुत साधारण अवधारणा है। यदि हम यूरोपियन देशों की तरफ देखें तो वहां महान्यायवादी से काफी ज्यादा काम लिए जाते हैं। जैसे सरकार को जब भी किसी कानूनी सलाह की जरूरत होती है तो महान्यायवादी के पास वो फाइल भेजी जाती है। इसके अलावा बहुत सारे यूरोपियन देशों में तो यह भी व्यवस्था है कि जब संसद का सत्र चलता है तो कुछ तय दिनों के लिए महान्यायवादी को संसद के सदनों में आकर सरकार का पक्ष रखना होता है। इस तरह की व्यवस्था यूरोपियन देशों में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। क्या ये हमारे यहां भी संभव है? हमारे यहां भी संभव है, परंतु इस तरह की व्यवस्था अपनाई नहीं जाती है, और ज्यादातर हमें भारत के न्यायवादी भारत के उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखते हुए दिखाई देते हैं। अब समझ लेते हैं कि क्या क्या हैं जो कथन हमें प्रारंभिकी में आ सकते हैं, और हम मुख्य लिखित परीक्षा में इनके बारे में लिख भी सकते हैं। तो कार्यशक्ति की बात करें, सरकार को कानूनी सलाह देने का काम। तो जब भी सरकार को किसी भी मुद्दे के ऊपर कानूनी सलाह चाहिए तो वह महान्यायवादी से ले सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से उन सभी मामलों में जहां भारत सरकार एक पक्षकार है, सभी संबंधित न्यायालयों में उपस्थित होना होता है। तो वो चाहे जिला आपका न्यायालय है या फिर उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय, सभी जगह जाकर भारत के महान्यायवादी सरकार का पक्ष रखेंगे। इसी के अलावा राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए सभी कानूनी चरित्र के कर्तव्यों का पालन करेंगे। अगर राष्ट्रपति जी ने किसी भी विधि जैसा कोई कानून या कानूनी चरित्र का कोई काम इनको सौंप दिया है तो फिर यह दायित्व का निर्वहन उनको करना होगा। जैसे मान लीजिए कल को कोई कानून बन रहा है
अब उस कानून में कोई कानूनी दावपेच की बात आती है तो राष्ट्रपति जी कह सकते हैं आप उस मंत्रालय में जाकर इस कानून को बनाने में मदद कीजिए। या फिर अगर संसद को किसी को निकालने की प्रक्रिया करनी है, जैसे हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जी को पद से निष्कासित करना है, उस उपराष्ट्रपति जी के पद से निष्कासित करना है, तो ऐसे मामलों में महान्यायवादी की सलाह भी ली जा सकती है। जैसे एक उदाहरण मैं पेश करूं तो हुआ यूं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी के विरुद्ध उनके निष्कासन का एक प्रस्ताव राज्यसभा के अंदर लाया गया था, और उस वक्त राज्यसभा के जो सभापति होते थे वो थे जनाब वेंकैया नायडू साहब। तो उस प्रस्ताव को अनुमोदित करने से पहले जो उपराष्ट्रपति और हमारी राज्यसभा के सभापति थे वेंकैया नायडू जी, उन्होंने उस वक्त के महान्यायवादी से भी सलाह की कि कानूनी दावपेच इसके अंदर क्या है, और यह उन्होंने मीडिया को बताया भी था कि मैंने महान्यायवादी से भी सलाह की है। तो इस तरह के चारित्रिक काम भी यह कर सकते हैं। और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण यह याद रखें कि महान्यायवादी भारत की संसद के दोनों सदनों की किसी भी कार्यवाही में जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं, और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण यह कि भारत के महान्यायवादी संसद के सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। सनद रहे, भारतीय संविधान की अवधारणा में सिर्फ 2 पद ऐसे हैं जो भारत की संसद के सदनों के सदस्य ना होते हुए भी किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं भारत के महान्यायवादी, और दूसरे जो आगे पढ़ेंगे भारत में नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। ये 2 पद ऐसे हैं जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, परंतु दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। परंतु यह याद रहे कि मतदान का अधिकार नहीं है, क्योंकि मतदान का अधिकार सिर्फ सदन के सदस्यों को होता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि भारत के महान्यायवादी किसी भी दिन जाके, यदि संसद के सदनों का सत्र चल रहा है तो वहां पर किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। मान लीजिए प्रश्नकाल चल रहा है तो फिर प्रश्नकाल में भाग ले सकते हैं, शून्यकाल में भाग ले सकते हैं, या फिर किसी कानून के ऊपर बहस हो रही है, देश को जो भी प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं उन पे बहस हो रही है, तो वहां पर जाकर कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। परंतु यदि कभी भी सदन के अंदर कोई मतदान हो रहा है, वो चाहे किसी बिल के ऊपर मतदान हो रहा है या फिर किसी प्रस्ताव के ऊपर मतदान हो रहा है, तो मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि मतदान का अधिकार सुरक्षित रखा गया है सिर्फ और सिर्फ सदस्यों के लिए, और ये सदस्य नहीं होते हैं। इसी के साथ याद रखेंगे कि सांसदों के लिए उपलब्ध सभी उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों का भी आनंद लेते हैं। अब यह पंजाब के एक राज्य स्तर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, प्रश्न में पूछा गया कथन था। तो काफी विद्यार्थी संशय में पड़ गए कि देखिए सांसदों के लिए उपलब्ध जो उन्मुक्तियां हैं या विशेषाधिकार हैं, यह कैसे प्राप्त होंगे महान्यायवादी को, ये तो सांसद है नहीं। तो याद रखा जाए, यह भी क्या है, नियम की बात है। तो जिन उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों की बात हो रही है, तो यहां पर बात यह नहीं कि संसद में मतदान का अधिकार है या गाड़ी बंगले के आनंद देने का है। यहां पर अनुच्छेद 105 से संबंधित बात है। मतलब कि जब महान्यायवादी सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं तो उस वक्त एक सांसद को जो उन्मुक्तियां हैं, सांसद को जो विशेषाधिकार हैं, जैसे कि संसद में कहे गए किसी भी कथन पर संसद के बाहर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है, ऐसे ही विशेषाधिकार महान्यायवादी को भी उपलब्ध होंगे जब वो संसद की कार्यवाही में भाग ले रहे होंगे। तो याद रखें, यदि आप परीक्षा में ऐसे कथन से टकराते हैं तो यह 100% सही कथन है। और इसके अलावा भारत सरकार के पूर्णकालिक वकील नहीं है, ये जरूर याद रखेंगे। जैसे मैंने अभी बात की थी कि वकील के तौर पर इनको रखा गया है। भारत सरकार का पक्ष रखते हैं किसी भी न्यायालय में जब भारत सरकार एक पक्षकार होती है, परंतु फिर भी पूर्णकालिक वकील नहीं है। एक तो ये कथन याद रखेंगे, और दूसरा ये सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं, उस परिभाषा से बाहर रखा गया है। और इसी वजह से सबसे मजेदार चीज कि हमारे भारत के महान्यायवादी ये प्राइवेट प्रैक्टिस, निजी कानूनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब भारत सरकार के केस के अलावा किसी अन्य निजी संस्था या व्यक्ति का केस भी न्यायालयों के अंदर लड़ सकते हैं। हाँ, इनके ऊपर कुछ बाध्यताएं जरूर रहेंगी। जैसे अगर यह भारत सरकार के अलावा किसी और का केस लड़ते हैं तो पहली बात तो कोई भी ऐसा केस नहीं लड़ेंगे न्यायालय में जो भारत सरकार के खिलाफ हो। भाई, भारत सरकार के वकील तो ये खुद हैं, अगर भारत सरकार के विरुद्ध भी यही वकील हो जाएंगे तो फिर केस कैसे लड़ा जाएगा? मतलब कोर्ट में क्या कहेंगे कि भारत सरकार के पहले उसके विरुद्ध बात कर ली और फिर के जज साहब जरा 2 मिनट दीजिए, मैं कोर्ट बदल के आता हूं, भारत सरकार की तरफ से भी पक्ष में ही रखूंगा। तो यह तो नहीं होगा। तो एक तो कोई भी ऐसा केस जिसमें भारत
कि सरकार एक पक्षकार है, वह केस अपने हाथों में नहीं लेंगे भारत सरकार के विरुद्ध। दूसरा, यदि किसी भी आपराधिक कृत्य वाले व्यक्ति का बचाव करना है न्यायालय के अंदर, तो पहले भारत सरकार से अनुमति लेंगे। भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी आपराधिक कृत्य वाले व्यक्ति का बचाव न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे देखें तो भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी, निगम में निदेशक के रूप में नियुक्ति स्वीकार नहीं करनी होगी। भारत सरकार की अनुमति है तो ऐसा कर सकते हैं। और इसी के साथ एक और अहम बात याद रखेंगे जो प्रारंभिकी में कथन के तौर पे हमें आ जाती है कि यदि भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय को कोई कानूनी सलाह देनी है तो सबसे पहले कानून एवं न्याय मंत्रालय से उस संदर्भ में अनुमति लेनी होगी। मतलब कानून और न्याय मंत्रालय के संदर्भ के बिना उसे किसी मंत्रालय या विभाग को सलाह नहीं देनी चाहिए। और कानून और न्याय मंत्रालय यदि यह अनुमति दे देता है कि आप किसी और मंत्रालय को भी कानूनी सलाह दे दें, तब यह भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय को कानूनी सलाह दे सकते हैं। तो यह है वह सभी मुख्य बिंदु जो हमें परीक्षा के अंदर महान्यायवादी के पद से संबंधित कथन के तौर पर आ सकते हैं। इससे अलावा दो शब्दों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। एक है महाधिवक्ता या फिर अपर महाधिवक्ता, जिसको कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल या फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। अब यह समझ लें कि यह जो पद मैंने अभी कहा, यह संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, वरन इन पदों को बनाया गया है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के सपोर्ट के लिए, कि क्योंकि इनकी जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा है। केंद्र सरकार के ऊपर तो बहुत सारे केस होते हैं, बहुत सारे न्यायालयों में होते हैं, तो फिर इनके काम में मदद करने के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पदों को तैयार किया गया है। जैसे इस वक्त अगर हम बात करें कि महाधिवक्ता या फिर जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो कौन है, तुषार मेहता साहब। तो यह जरूर याद रखें कि ये जो पद हमने अभी बात की है, यह संवैधानिक पद नहीं है। संवैधानिक पद सिर्फ और सिर्फ महान्यायवादी का पद है। बाद में भारत सरकार ने इनके काम में मदद करने के लिए कुछ और पद बना दिए हैं, वो संविधान की व्यवस्था में नहीं आते हैं। अब चलते हैं आज की कक्षा में आगे और समझते हैं एक और महत्वपूर्ण पद को, जो है अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों को याद करें तो भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण पद यदि कोई है तो वह है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। मतलब कि डॉक्टर अंबेडकर की माने तो इतना महत्वपूर्ण पद राष्ट्रपति जी का या फिर मुख्य न्यायाधीश का भी नहीं है जितना भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है। तो दो चीजें पहले देख लेते हैं कि इनकी नियुक्ति, इनकी अर्हताएं क्या क्या हैं और साथ ही में इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, और फिर आएंगे इनके कार्य एवं इनकी शक्तियों की तरफ। तो पहली चीज देखें तो यह भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। योग्यता जो है वो संविधान में प्रस्तुत नहीं की गई है, संविधान में प्रतिपादित नहीं की गई है, लेकिन हम आमतौर की बात करें तो यह लोक सेवा से ही संबंधित व्यक्ति होते हैं। भारत के अंदर जो आईएएस हैं तो कोई ना कोई रिटायर्ड आईएएस ही इस पद पर शोभित किए जाते हैं। जैसे इस वक्त की हम बात करें तो इस वक्त हैं श्री जीसी मुर्मू साहब। तो अगर इनका हम जो बेरवा है वो चेक करें तो हमें पता लगेगा यह भी भारतीय सिविल सेवाओं से जुड़े व्यक्ति हैं, आईएएस रह चुके हैं। इसके अलावा अवधि दी हुई है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु, जो भी पहले हो जाए। मतलब यदि अगर इनको पद पर 6 वर्ष पूरे हो गए तो इनको रिटायर कर दिया जाएगा, या फिर पद पर रहते हुए इन्होंने 65 वर्ष की आयु को पार कर लिया है तो भी इनको पद से रिटायर कर दिया जाएगा। सो यह जरूर याद रखेंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। और निष्कासन की प्रक्रिया बहुत ही कठिन दी हुई है। इनको निष्कासित पद से किया जा सकता है सिर्फ उसी तरह से जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। हम आगे सर्वोच्च न्यायालय देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को पदों से हटाने की जो प्रक्रिया है वह संविधान की कठिनतम प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया है। तो इनको आसानी से पद से नहीं हटाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का जो बात है वो यहां पर लागू नहीं की गई है, तो इनको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दी गई है इनके पद पर बने रहने के लिए, कि आसानी से अगर सरकार चाहे तो आपको पद से नहीं हटा सकती है। क्योंकि जब हम इनके कार्य देखेंगे, शक्तियां देखेंगे, तो कहीं ना कहीं इनका कार्य है ही कि जाके सरकार की शक्तियों या शक्ति क्षेत्र के अंदर अपना काम करते हैं। और आगे देखें तो त्यागपत्र यह राष्ट्रपति को सौंपते हैं, किसी भारत सरकार के मंत्रालय को नहीं सौंपेंगे। आगे देखते हैं तो जो मुख्य बिंदु हमें प्रारंभिकी परीक्षा के लिए तैयार करने हैं, याद रखने हैं, उनमें से अहम है
यह पद भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख के तौर पर भी स्थापित किया गया है। इसी के साथ भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर वित्तीय प्रणाली का आकलन करना वो इसी पद में आरोपित किया गया है। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो भारत के अंदर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद तैयार किया गया है, यह संघीय ढांचे के अंदर नहीं आता है, बल्कि इसका केंद्रीकरण किया गया है। यही पद है जो जितनी भी केंद्र सरकार और उसके विभाग हैं, उनके मंत्रालय हैं, उनके भी खर्चों की जांच करेगा, और साथ में जो राज्य स्तर की संस्थाएं हैं, जो राज्य सरकार के अनुभाग हैं, उनकी भी जितने भी खर्चे हैं, आय व्यय है, उसकी भी जांच यही करेगा। मतलब आगे हम कार्यान्वयन शक्ति की बात करेंगे तो हम देखेंगे इनका जो मुख्य कार्य है वह है सरकार के खातों की जांच करके ऑडिट करना, आकलन करना कि जो भी व्यय सरकारी विभागों के द्वारा किया गया है क्या वह विधि के अनुसार है और सही तरीके से किया गया है। और इसी के अलावा यदि सरकार का कोई विभाग कोई आमदनी का काम करता है, जैसे रेलवे, तो फिर क्या वह आमदनी सही तरीके से की गई है, नहीं की गई है, इसकी एक ऑडिट रिपोर्ट, एक आकलन रिपोर्ट यह राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। और हमें याद रखना है कि राज्य का जो महालेखा अधिकारी है कोई और नहीं होगा, बल्कि इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में जो भारत के मुख्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, इन्हीं के अधिकारों में कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो जाकर राज्यों की जितने भी अनुदान है उनका भी आकलन कर रहा होगा, उनकी भी रिपोर्ट बना रहा होगा। संघीय ढांचा नहीं, यह केंद्रीकरण के रूप में एक संस्था प्रदत्त की गई है। साथ ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार हमने बात की, सबसे महत्वपूर्ण पद है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण पद है कि इन्हीं को लोक वित्त का संरक्षक भी कहा जाता है। अगर यह पद यहाँ पर जो सुशोभित व्यक्ति हैं वो अपना काम पूरी जिम्मेवारी से करें तो एक भी रुपया सरकार का वह गलत तरीके से खर्च नहीं किया जा सकता है, भ्रष्टाचार नहीं किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे इनकी कर्तव्य और शक्तियों में। तो याद रखें, अनुच्छेद 149 में, 148 में तो पद बनाया गया है और 149 में कहा गया है कि संसद केंद्र और राज्य के किसी अन्य प्राधिकरण या संस्थान के महालेख परीक्षा से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापित करे। अब इसी के संदर्भ में भारतीय संसद ने प्रतिपादित किया है, अधिनियमित किया है महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971। तो इस अधिनियम के द्वारा बहुत सारी शक्तियां या फिर देखें कि जो काम है महालेखा परीक्षक के, उसको नियमित किया गया है। किन किन शक्तियों के द्वारा, किन किन नियमों के द्वारा आप अपने कार्य को प्रतिपादित कर सकते हैं। अब इसमें यदि हम देखें कि कथन कौन कौन से याद रखने हैं प्रारंभिक की परीक्षा के लिए इनके कर्तव्यों के संदर्भ में, तो उसमें पहला भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य की संचित निधि और साथ ही प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो वे सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। जितना भी व्यय, वो चाहे केंद्र सरकार के विभाग हों, चाहे राज्य सरकार के विभाग हों, या फिर वह जो केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानमंडल है, अगर वो कोई किसी भी प्रकार का व्यय करते हैं, उनकी कोई आय है, तो उनका एक आकलन रिपोर्ट पेश करेगा। साथ ही आगे कथन याद रखने हैं कि भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। इसको याद रखना है कि 3 खाते होते हैं जिनमें हमारी सरकारें अपना पैसा रखती हैं। जैसे बात करें भारत की संचित निधि, जिसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसके अलावा भारत के लोक लेखा मतलब जो भी पब्लिक अकाउंट है उससे, या फिर आकस्मिकता निधि जो कंटिजेंसी फंड है। अब इसमें किसी भी तरह का पैसा यदि खर्च किया जा रहा है, इसमें पैसा आ रहा है, तो उसका एक आकलन रिपोर्ट यह तैयार करेगा। इसी के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग द्वारा कोई भी ट्रेडिंग, विनिर्माण लाभ और हानि लेखाओं, तुलन पत्रों एवं अन्य अनुषंगी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। मतलब कोई भी अगर सरकारी विभाग किसी तरह की ट्रेडिंग में है, वो कोई चीज बेचता, कोई वस्तु या कोई सेवाओं को बेचता, या उससे उसको कोई लाभ हो रहा है, उससे कोई उसकी आमदनी हो रही है, तो उसकी एक लेखा परीक्षा देगा। और इसी के साथ में वह केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा स्वयं को यह संतुष्ट करने के लिए करता है कि राजस्व के कर निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए और नियम और प्रक्रियाएं निर्मित की गई हैं। इसी के साथ वह नामांकित प्राप्तियों और व्ययों का भी लेखा परीक्षण करता है, जिसमें शामिल हैं वे सभी निकाय एवं प्राधिकरण जिन्हें केंद्र राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है।
जो भी ऐसी संस्थाएं हैं जो केंद्र या राज्य सरकारों से पैसा ले रही हैं और उसके अनुसार उनका काम चल रहा है, तो उनका भी आकलन रिपोर्ट होगी। इसी के साथ सारी सरकारी कंपनियां, और जब संबद्ध नियमों द्वारा आवश्यक हो अन्य निगमों एवं निकायों का भी लेखा परीक्षण करता है। तो किन किन संस्थाओं का यह परीक्षण कर सकता है उसके बारे में बात है, हम आगे आम शब्दों से भी इनको समझ लेंगे। तो यह सब तो हमने समझे कि कौन से कथनों पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है जो प्रारंभिकी परीक्षा में हमें संशय में डाल सकते हैं। परंतु अभी भी मुझे लगता है कि जो कार्य एवं शक्तियां हैं वह पूर्ण रूपेण समझ में नहीं आई है। तो हम आम तरीके से समझते हैं कि आखिर ये काम करते क्या हैं। तो पहली बात तो यह है कि यदि भारत की किसी भी निधि से, वो चाहे भारत की संचित निधि हो, भारत का लोक खाता हो या आकस्मिक निधि हो, इनसे कोई भी पैसा निकलता है, इसमें कोई पैसा आता है, तो उस पैसे की जांच करेंगे हमारे महालेखा परीक्षक। और इसी के साथ में यह देखें कि आखिर सारा का सारा ये चक्कर है क्या। तो चक्कर यह है कि हर साल बजट में सभी मंत्रालयों को पैसा दिया जाता है एक साल में खर्च करने के लिए, और यह एक साल के लिए ही व्यय होता है। और एक साल के बाद यदि कुछ पैसा मंत्रालयों के खाते में बच जाता है तो यह भारत सरकार को वापस करना होता है। अब मान लीजिए अलग अलग मंत्रालयों को पैसा दे दिया गया, जैसे हमारे यहाँ श्रम मंत्रालय है तो उनको नरेगा के लिए कुछ पैसा दे दिया कि 60,000 करोड़ ये आपको एक साल में खर्च करना है। या फिर जो हमारे महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय है, इसमें अलग अलग योजनाओं के लिए कुछ पैसा दे दिया गया। या फिर रेलवे मंत्रालय को पैसा दे दिया कि ये लीजिए इतनी नई ट्रेनें चला लीजिएगा, इतनी किलोमीटर की नई पटरियां बिछा लीजिएगा। तो इससे बजट के द्वारा भारत सरकार पैसा देती है अनेकों अनेक मंत्रालय को अपना कार्य चलाने के लिए। इसी के साथ बजट में जो कर हैं वो भी दिए जाते हैं, और बहुत सारे मंत्रालय आमदनी का भी काम करते हैं। जैसे हम रेलवे की बात कर लें तो जो हमारा रेलवे मंत्रालय है, ये किराए के तौर पर चाहे वो मालवाहक गाड़ियां हों उसके दौरान बहुत सारा पैसा भी एकत्रित करती हैं। तो फिर हम ये भी समझ गए हैं कि भारतीय मंत्रालयों के विभागों की आमदनी भी है। सो अगर व्यय करते हैं तो साथ में आय भी शामिल है। अब एक साल जब बजट का वो खत्म हो जाएगा, वो सारा पैसा खर्च कर लिया गया, या उस बजट में जितनी आमदनी किसी मंत्रालय को कर ली थी, उन्होंने करनी थी वो कर ली है। अब आते हैं हमारे महालेखा अधिकारी। अब ये क्या करेंगे, ये आने के बाद हर मंत्रालय हर विभाग के खातों की जांच करेंगे कि जनाब खाते खोल लीजिए, ये बताइए कि जो एक साल के बजट के लिए आपको पैसा मिला था ये आपने किस प्रकार से खर्च किया है। क्या उन्हीं कामों पर, उन्हीं कार्यों पर खर्च किया गया है जिन कार्यों के लिए आपको दिया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि 60,000 करोड़ आपको दिया गया था नरेगा पे खर्च करने के लिए और आपने भ्रष्टाचार के माध्यम से वो पैसा खुद ही खा लिया है। या फिर जो पैसा खरीदारी के लिए दिया गया था, क्या उससे वाकई में वही खरीदारी की गई है जिस खरीदारी के लिए वो पैसा दिया था। जैसा हम जानते हैं बजट में अनेकों अनेक बिंदुओं के द्वारा पैसा दिया जाता है, और जिस बिंदु पर कोई पैसा दिया गया उसी बिंदु पर वो पैसा खर्च किया जा सकता है, उसके अतिरिक्त किसी और बिंदु पर नहीं किया जा सकता। जैसे मैं कहूं, यदि किसी विभाग को ट्रक खरीदने के लिए पैसा दिया गया है तो वो ट्रक खरीदने के ऊपर खर्चा किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको जो कर्मचारी हैं उनके वेतन मान के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाए, ऐसी सीधी सीधी इजाजत नहीं होती है। तो अब हमारे जो महालेखा परीक्षक हैं ये आएंगे और खातों की जांच करेंगे और यह देखेंगे कि पैसा जिन कामों के लिए खर्च करना था उसी पर खर्च किया गया या नहीं किया गया है, या फिर कोई अतिरिक्त खर्च तो नहीं कर दिया गया। जिस अधिकारी को खर्च करने का अधिकार था क्या उसी अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद खर्च किया गया, या कोई भी खर्चा कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ बिलों की जांच नहीं होगी बल्कि यह खर्चों की गुणवत्ता की भी जांच कर सकते हैं कि किसी मंत्रालय ने जो खर्च किया है उसके माध्यम से यदि कोई खरीदारी की है। तो मान लीजिए अगर आप ऐसे विभाग में हैं जहां उदाहरण के तौर पर आपको 5 एसी खरीदने थे, तो अब यह आपके जो आपने सामान खरीदा उसकी भी जांच कर सकते हैं कि दिखाइए पहले तो ये 5 एसी कहाँ लगे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने दफ्तर के लिए एसी लिए थे परंतु आपने या अधिकारी ने अपने घर पर ये एसी लगा दिए कि 2 एसी लगा दो दफ्तर में, 3 मेरे घर पे लगा दो, 1 गांव भिजवा दो, कुछ ऐसा कर दिया आपने। तो ऐसा तो नहीं कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सरकारी पैसे जो सरकार के ऊपर खर्च होने से सरकार के कार्यों के लिए वह आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो इस तरह माल की भी जांच कर सकते हैं। और फिर जैसे मैंने कहा गुणवत्ता, खर्चे के गुणवत्ता, जो खर्चे के ऊपर निर्णय लिए गए हैं उनकी गुणवत्ता की भी जांच हो सकती है। तो यह भी जांच कर सकते हैं कि यह जो एक एसी आपने 35,000 रुपए का लिया है, यह तो बाजार में इसी किस्म का एसी, इसी गुणवत्ता वाला एसी 20,000 रुपए में भी मिलता है। आपने महंगा क्यों खरीद लिया? क्योंकि याद रहे यह जो सारा पैसा बजट के माध्यम से मंत्रालयों को, विभागों को दिया जा रहा है, यह पैसा अगर मैं नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहूं तो कोई अपने मामा के घर से नहीं लेके आता है। यह सब
भारत के नागरिकों की गाढ़ी कमाई है। वो सब लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं और कर के रूप में संचित करते हैं भारत के वित्तीय व्यवस्था को, भारत की संचित निधि को, ये संचित की जाती है लोगों के गाढ़े खून पसीने की कमाई से। अब अगर आप ये कहते हैं कि जी बहुत सारे लोग तो कर नहीं देते हैं, तो ऐसा ना सोचें, बहुत सारे लोग आमदनी कर ना देते हों, परंतु जीएसटी के रूप में कर तो देते ही हैं। आज एक रिक्शे वाला व्यक्ति, चाहे वो 3 टाइम की रोटी खा पा रहा है या नहीं खा पा रहा, 2 टाइम की रोटी उसे मुश्किल से जुड़ रही हो, परंतु बाजार से यदि निरमा साबुन की टिक्की भी खरीदने जाता है तो उसके ऊपर भी जीएसटी देता है। तो वो व्यक्ति जो अपना खाना दिन का ढंग से नहीं खा पा रहा है, वो भी सरकार को कर के माध्यम से लगातार संचित कर रहा है। यह सब वही पैसा है आमतौर पे। तो इस पैसे को हमारे सरकारी विभाग, हमारे सरकारी मंत्रालय ये मनचाहे रूप से या अपव्यय के माध्यम से खर्च नहीं कर सकते हैं। आपको गुणवत्ता लानी पड़ेगी अपने निर्णयों में जो आप खर्च के दौरान करते हैं। तो गुणवत्ता की भी जांच हो सकती है, इतने अधिकार इनके पास हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, यदि यह पद अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और कर्मठता से करें तो भारत सरकार का 1 रुपया भी, आप भ्रष्टाचार तो छोड़ ही दें, अपव्यय के माध्यम से भी खर्च नहीं किया जा सकता है। तो एक तो हमें समझ में आ चुका है कि इनका काम क्या होता है। दूसरी तरफ और एक हम मुख्य बिंदु पर ध्यान दें, प्रारंभिकी परीक्षा दोबारा से, कि क्या शब्द युग्म आ सकते हैं। तो कुछ ऐसा पूछा जा सकता है कि कितनी रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को जमा कराते हैं। तो 3 तरह की रिपोर्ट होती है। ये जो हमने सारा इनका कार्य देखा है, इसमें 3 तरह की रिपोर्ट होगी। जैसे पहली 2 जुड़ी हैं सीधी सीधी भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों से, और तीसरी जुड़ी है जो हमारे सरकारी उपक्रम है उनकी रिपोर्ट से। जैसे पहले देखें तो विनिमय लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, और दूसरी वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, मतलब जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट। मतलब किसी भी मंत्रालय विभाग के मोटे मोटे 2 ही काम होंगे, या तो वो खर्चा कर रहे होंगे अगर हम वित्तीय व्यवस्था में देख रहे हैं, या फिर कुछ आमदनी कर रहे होंगे। तो जो हमारी विनिमय लेखाएं हैं ये हैं सरकार के खर्चे वाली मदें, और जब हम बात कर रहे हैं वित्त लेखाओं पर, वित्त तो यह है सरकार की आमदनी जो कर के माध्यम से या किसी और उपक्रम के माध्यम से कोई भी विभाग इकट्ठा कर रहा है, पैसा उसके पास आ रहा है। तो किसी भी मंत्रालय विभाग से जो पैसा खर्च हो रहा है उसकी रिपोर्ट, और जो पैसा किसी विभाग में आ रहा है उसकी एक रिपोर्ट पेश करेंगे। और साथ ही जो हमारे सरकारी उपक्रम हैं, जैसे ओएनजीसी है, गेल है, सेल है, इन सरकारी उपक्रमों की रिपोर्ट अलग से तैयार की जाती है। इनके भी खर्चे और आमदनी दोनों मदों की रिपोर्ट हमारे महालेखा परीक्षा द्वारा तैयार की जाएगी और राष्ट्रपति जी को सौंप दी जाएगी। तो मेरा ख्याल है अब हमें समझ में आ रहा है कि क्यों एक तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इनको सबसे महत्वपूर्ण पद बताया, और दूसरा उसी महत्ता के संदर्भ में कि कैसे लोक वित्त का संरक्षक है, जितना भी पैसा सरकार के पास है उसका संरक्षक के तौर पर स्थापित किया गया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा अधिकारी को। अब यह तो हमें परीक्षा के तौर पर संतुष्ट कर देगा कि इतने से हम प्रारंभिक की परीक्षा में आसानी से नंबर हासिल कर सकते हैं, पर कुछ और पहलुओं पर ध्यान देते हैं जो हमें मुख्य परीक्षा में भी बेहतर नंबर लाने के लिए मदद करें। तो इसमें यह याद रखें कि जो हमारे यह पद है, संवैधानिक पद है, इससे कुछ व्याधियां भी जुड़ी हुई हैं। जैसे खासकर इनकी शक्तियों के मामले में, और खासकर जब ये अपना काम का कार्यान्वयन करते हैं तब इनके जो प्रणाली है उस प्रणाली में कई व्याधियां हैं। जैसे कई बार ये कहा जाता है कि अनुमानों के ऊपर काम करते हैं, तो बिल्कुल पूरी तरह से हम कहें तो साइंटिफिक नहीं है इनका काम, वैज्ञानिक पद्धति से न काम करके अनुमानों के ऊपर काम करते हैं। जैसे कई बार ये जाकर कहेंगे किसी मंत्रालय के अंदर कि आपने ये जो काम किया है 100 करोड़ में, यह तो 50 करोड़ में भी हो सकता था, या यही काम यदि टोक्यो में हो रहा होता तो 70 करोड़ में हो जाता, आपने 100 में किया, या न्यूयॉर्क में हो रहा होता तो जी 50 करोड़ में हो जाता। पर जब हम इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं करते हैं तो वह बहुत ज्यादा वैज्ञानिक नहीं होती हैं, क्योंकि टोक्यो में जो महंगाई दर है, जो वहां पे श्रम दरें हैं, वह अलग अलग हैं, इंडिया में अलग होंगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अनुमानों के ऊपर काम करते हैं। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है 2G स्पेक्ट्रम केस। तो अगर याद हो आपको तो 2G स्पेक्ट्रम केस जिसमें घोटाले की बात की गई थी, जो स्पेक्ट्रम का आवंटन मंत्रालय ने करना था, तो उसमें यह कहा गया कि आपने इसकी बोली नहीं लगवाई है स्पेक्ट्रम की, बल्कि आपने क्या किया है कि पहले आओ पहले पाओ की प्रणाली को अपनाते हुए जो भी पहले आया आपने उसको बेच दिया, तो ये बहुत सस्ते दामों पे आपका स्पेक्ट्रम बिक गया। यदि आप इसकी बोली लगवाते
तो फिर यह बहुत महंगे दामों पे बिकता। और यही था 2G स्पेक्ट्रम केस कि क्योंकि बोली नहीं लगवाई है, बोली लगवाते तो बहुत ज्यादा आमदनी सरकार को होती, और बोली नहीं लगवाई तो बहुत कम हुई है। तो ये जो हो सकने वाली आमदनी थी और जितनी हुई है उसका जो फर्क था, उसी को कहा गया 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। मतलब 1,75,000 करोड़ का नुकसान बताया गया सरकारी खजाने को। 1,75,000 करोड़। जब मैंने पहली बार ये रकम सुनी थी तो मुझे अंदाजा लगाने में ही 2-3 दिन लग गए थे कि ये रकम आखिर इतनी बनी कैसे है, क्योंकि वो दौर था 2010-11 का, जब हम आमतौर पे इतनी बड़ी रकमें नहीं सुना करते थे। 1,75,000 करोड़ का सरकार को नुकसान। परंतु जब यह केस सीबीआई के द्वारा इसकी जांच की गई और सीबीआई न्यायालय में यह केस चला, तो जनाब कई साल चलने के बाद भी इसमें 1 रुपए का घोटाला का सत्यापन नहीं हो सका कोर्ट में। जितने भी आरोपी थे उनको बाइज्जत बरी किया गया है। और यह सिर्फ साक्ष्यों के अभाव में नहीं किया गया है, वरन जो निर्णय है कोर्ट का उसमें लिखा गया है कि कोई साक्ष्य ही नहीं था। जज साहब ने यहां तक लिखा कि मैंने अपनी गर्मियों की छुट्टी तक रद्द कर दी इस केस की सुनवाई के लिए। मैं इतनी कर्मठता से इस केस की सुनवाई कर रहा था कि सीबीआई आज तो कोई ना कोई ऐसा कागज लेके आएगी जिसको मैं यथोचित मानते हुए कार्रवाई करूंगा दोषियों के खिलाफ। परंतु ऐसा कोई कागज, कोई ऐसा साक्ष्य सीबीआई पेश नहीं कर पाई। उसके पीछे एक मुख्य वजह जो जानकार बताते हैं वो ये कि जो सारा घोटाले की जो अवधारणा थी वह अनुमान पर आधारित थी। अब जब ये कहा गया कि बोली लगाते तो ज्यादा मिलता, पर इसकी क्या गारंटी है कि बोली लगाने पर किसी वस्तु के दाम ऊपर जाएंगे ही जाएंगे? ये तो अनुमान हुआ। तो इस तरह की व्याधियां जुड़ी हुई हैं हमारे, और यही आलोचना का कारण बनती हैं हमारे मुख्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ। तो ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हमें मिल सकते हैं जिसका इस्तेमाल हम मुख्य लिखित परीक्षा में कर सकते हैं। आगे चलते हैं और आते हैं कुछ और मुख्य बिंदुओं की तरफ, और खासकर प्रारंभिकी परीक्षा से जुड़े हुए। तो देखते हैं कि एक तो इनको स्वतंत्रता के लिए कुछ पद दिए गए, मतलब स्वतंत्रता के लिए कुछ सहूलतें दी गई हैं। अब क्योंकि ये एक ऐसा पद है जो सरकारी मंत्रालयों की ही जांच कर रहा है और वहां पर भी वित्त मामलों की जांच कर रहा है, तो यह तो सबसे संजीदा मसला हो सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो मौके की सरकारें हैं वो इनके ऊपर दबाव बना सकें। तो उस दबाव को हटाने के लिए कुछ स्वतंत्रता के बिंदु इस पद से जोड़े गए हैं। जैसे एक तो अपना पद छोड़ने के बाद, मतलब जो अपने पद से रिटायर होने के बाद ये कोई और सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ना केंद्र सरकार में ना ही राज्य सरकार में। मतलब जो भी व्यक्ति आज मुख्य नियंत्रक या फिर महालेखा परीक्षक बनता है तो उसके बाद उसका जो सरकारी करियर है वो खत्म हो जाता है, इनको कोई सरकारी पद नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ इनके जो भी वेतन और अन्य सेवा शर्तें हैं ये संसद द्वारा निर्धारित होती हैं, और इनका जो वेतन है वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। इसी के साथ इनके वेतन में या इनकी छुट्टी के मामले में, पेंशन के मामले में, निवृत्ति के मामले में किसी भी तरह के अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। एक बार जब इनको पद ग्रहण इन्होंने कर लिया तो उसके बाद इनके वेतनमान में या इनको जो भी सहूलतें सरकार से मिल रही हैं, जो रहने के लिए आवास है, जो गाड़ी है, या कोई भी पेंशन या निवृत्ति की जो सुविधाएं हैं, उनमें किसी प्रकार की कटौती संभव नहीं है। हाँ, बढ़ाने को आप बढ़ा सकते हैं, अलाभकारी जो परिवर्तन है वो नहीं किया जा सकता है कि कल को ये सरकार के किसी मंत्रालय का जाके ऑडिट करें, सरकार के खिलाफ रिपोर्ट करें और सरकार कहे लो अब आपकी सैलरी काट देते हैं, अब आपकी जो सहूलतें हैं, जो आपका निवास स्थान है, ये आपको छोटा दे देते हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें जोड़ी गई हैं ताकि स्वतंत्रता से अपना काम कर सकें। इसी के अलावा भारतीय लेखा परीक्षक, लेखा विभाग के कार्यालय में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएंगी। मतलब इनका जो भी कार्यालय है वहां पर कर्मचारियों की जो भी नियम है वो इनसे सलाह मशवरे के बाद राष्ट्रपति जी बनाएंगे। इसी के साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय से प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते और पेंशन हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। मैं कहना यह चाहता हूं कि जनाब की जो तनख्वाह है यह भारत
सरकार की संचित निधि पर भारित है। जब हम बात करते हैं कि भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होने का मतलब यह है कि संसद के सदन में इसके ऊपर मत नहीं डाले जाएंगे, इसके ऊपर वोट नहीं हो सकता है। मतलब यह एक तरह से सरकार का दायित्व माना जाता है जो उसको पूरा करना ही करना है। तो इनके वेतनमान के ऊपर संसद में डिस्कशन किया जा सकता है, बहस की जा सकती है, पर उसके ऊपर वोट नहीं किया जा सकता है। तो यह थे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सो आज की कक्षा में हमने भारत के उपराष्ट्रपति, साथ में महान्यायवादी और साथ ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अध्ययन किया है, जिसमें हमने प्रारंभिकी के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ कुछ बातें ऐसी भी की हैं जो हमें मुख्य परीक्षा में मददगार साबित हों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।